ऑब्सेसिव स्लोनेस एक ऐसा सिम्टम होता है, एक ऐसा बिहेवियर होगा इनफैक्ट ये कहेंगे, जिसमें कि पेशेंट ओसीडी के सिम्टम्स की वजह से काफी स्लो हो जाता है और वो अपने डाउट या अपने जो ऑब्सेशन है या जो कंपल्जन है उससे बाहर नहीं आ पाता। अक्सर पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है अपने सिम्टम की वजह से और वो अपने डाउट में कुछ इस तरह अटक जाता है कि वो वहां से शिफ्ट नहीं हो पाता, वहां से अपने को मूव नहीं कर पाता और इस वजह से वो अक्सर अपने ज्यादातर एक्टिविटीज में भी स्लो रहता है, क्योंकि दिमाग में इतना ज्यादा उसके थॉट चल रहे होते हैं कि वो किसी भी चीज को करने से पहले डाउट कर सकता है। और क्योंकि उसका मन हमेशा कुछ एनालाइज करता है, हमेशा थोड़ा कॉन्शियस, थोड़ा सतर्क रहता है, इसलिए वो अक्सर बड़ा स्लो दिखाई देता है। डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, चीजों पर कोई भी डिसाइड करने में उसको बड़ा डाउट आता है और अगर वो कंपल्जन उसके मन में अटकी रहे तो वो कई घंटे बिता सकता है अपने ओसीडी सिम्टम्स में। तो इस तरह के सिम्टम्स को दूर करने के लिए और इस दौरान मन में चल रही दुविधा के लिए एक डिफरेंट एटीट्यूड अपनाने की जरूरत है। वैसे तो ऐसे टाइम पर ईआरपी को ही सजेस्ट किया जाता है कि अगर पेशेंट कहीं अटक गया है तो वो अपने उस ऑब्सेशन को पहचाने, कंपल्जन को परफॉर्म ना करे, वहां से जल्दी हटने की कोशिश करे, अपने को कमांड दे, सजेस्ट करे कि मुझे इस कंपल्जन में अटकना नहीं है और ये केवल एक ओसीडी कंपल्जन है, इसको मुझे टॉलरेट करना है, एंजाइटी आ रही है, पर अगर मैं इसे परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरी ऑब्सेशन धीरे धीरे चली जाएगी। इस तरह की सेल्फ टॉक भी बोली जाती है और ये टेक्निक सजेस्ट की जाती है। पर क्योंकि पेशेंट बहुत स्लो हो चुका है, पेशेंट वहां अटक चुका है, पेशेंट आसपास के एनवायरनमेंट की भी चिंता नहीं कर रहा, पेशेंट बहुत एक्सटेंडेड आवर्स तक, कई घंटों तक अपना ओसीडी कंपल्जन कर सकता है, इसीलिए पेशेंट की कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है। मतलब वो जो सोचता है, चाहता है, वो कर नहीं पाता। इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव डेफिसिट। वो पूरा प्लान करके, पूरे सोच विचार करके अपने को कंपल्जन से बाहर नहीं निकाल पाता। इसी वजह से ऑब्सेसिव स्लोनेस की प्रॉब्लम टिकी रहती है और इसको दूर करने के लिए जरूरत होता है थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड। एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें थोड़ा एग्रेशन हो, जिसमें थोड़ा फोर्स हो, जिसमें थोड़ा रियलाइजेशन हो कि मैं ये क्या कर रहा हूं अपने साथ, क्यों कर रहा हूं और क्यों इस काम में अटका हुआ हूं, मुझे इससे बाहर आना है। इस तरह का एक सेल्फ अवेयरनेस चाहिए पेशेंट को, तभी वो उस स्लोनेस को तोड़ सकता है। क्योंकि स्लोनेस का मतलब है पेशेंट हर वो संभव कोशिश करेगा अपने को स्लो करने का। उसका दिमाग, उसके अंदर की जो भी सोच या फीलिंग्स चल रही हैं वो उसे स्लो बनाने का काम कर रही हैं। उसको डिसीजन नहीं लिया जा रहा, डाउट बहुत ज्यादा आ रहा है, ये करूं या वो करूं, ये सही है या वो सही है, इसमें उसका मन उलझा हुआ है। ऐसे में पेशेंट किसी की भी नहीं सुन रहा, खुद की भी नहीं सुन रहा और वो उस कंपल्जन को किए ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कंपल्जन से हटना ही नहीं चाहता और पेशेंट के सारे दिन भर के काम इफेक्ट हो जाते हैं, अपनी डेली नीड्स को नेग्लेक्ट करता है, इनफैक्ट अपने जरूरी काम भी वो नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसके अंदर बहुत स्लोनेस है। इनफैक्ट उसके बॉडी मूवमेंट्स में भी स्लोनेस आ जाती है, बात करने में भी स्लोनेस आ जाती है। इस हद तक ये ओसीडी इफेक्ट कर सकता है क्योंकि पेशेंट का ऑब्सेशन कहीं भी अटक सकता है, कहीं भी उसके अंदर एक एरर ढूंढ सकता है जिसको पकड़ के डाउट आ सकता है। इसीलिए जरूरी होता है कि इस तरह के स्लोनेस पर एक चोट पहुंचाई जाए, एक एग्रेसिव एटीट्यूड रखा जाए। एक बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड रखा नहीं जाएगा अगर, तो पेशेंट इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाएगा, अपने को उधर से बाहर नहीं निकाल पाएगा। पेशेंट को खुद को शेक करना जरूरी है, मैं क्या कर रहा हूं ये, इस तरह का एक सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी होगा। इसके कुछ टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मेजर तौर पर तो पेशेंट को एक सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, एक रिमाइंडर चाहिए कि हाँ मैं ये क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। पेशेंट को सबसे पहले समझना होगा कि वो जाने कि वो जिस सिम्टम को या जिस डाउट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्या वो सिम्टम, क्या वो डाउट उतनी इंपॉर्टेंस डिजर्व करता है। पेशेंट को बहुत जरूरी है खुद से सही तरह के सवाल करना। पेशेंट को एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी होगी और उस पॉजिटिव सेल्फ टॉक के अंदर खुद से सवाल करने होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे मिल क्या रहा है और इसमें मैं कब तक लगे रहना चाहता हूं या मैं क्या नुकसान पहुंचा रहा हूं खुद को। इस तरह के सवाल पेशेंट के मन में आने जरूरी हैं। जब पेशेंट इस तरह के सवाल करेगा तो वो खुद के प्रति गुस्सा लाएगा, फोर्स लाएगा, ये मैं क्या कर रहा हूं अपने साथ। इस तरह का एटीट्यूड उसके, जैसे कहते हैं कि आंख नाक कान खोल देगा, मतलब उसके सेंसेस खुल जाएंगे, उसको सडनली रियलाइज होगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को गिल्ट लेना चाहिए, अरे ये मैंने कितना टाइम बर्बाद कर दिया, क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों नहीं से बाहर आ पा रहा। नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी, इस तरह की पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। मतलब सही सवाल खुद से करने हैं, सही तरह की इंडिकेशंस, कमांड्स खुद को देनी है। जैसे पेशेंट ये कहेगा
कि अच्छा ये तो सिर्फ एक ओसीडी सिम्टम है, ये तो मेरे को जो डाउट आ रहा है ये ऑब्सेसिव डाउट है और इसकी वजह से मुझे कंपल्जन करने का मन हो रहा है, पर कंपल्जन में मुझे नहीं अटकाना और मुझे इमीडिएटली वहां से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। थोड़ी बहुत मुझे एंजाइटी होगी, थोड़ी बहुत बेचैनी होगी, पर वो एंजाइटी मुझे टॉलरेट करनी है और मुझे ये बिल्कुल नहीं परवाह करनी कि मैं क्या सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है जिस पर मैं ध्यान दे रहा हूं। अगर इसके अंदर सही गलत का निर्णय नहीं भी लूंगा, गलत भी कर दूंगा, तो भी कुछ बड़ा नहीं होने वाला, तो भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला। मैं इस एंजाइटी को टॉलरेट कर सकता हूं। क्या इतनी सी एंजाइटी भी मैं टॉलरेट नहीं कर सकता? पेशेंट को खुद से ये पूछना पड़ेगा। पेशेंट को थोड़ा नाजुक नहीं बनना, थोड़ा सख्त बनना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना है और सीधे तौर पर पूछना है क्या कर रहा हूं मैं ये खुद के साथ। अब देखिए, ओसीडी के सिम्टम्स का एक नेचर होता है कि बहुत छोटी सी चीज जो बिल्कुल वैल्यू नहीं रखती, जिसकी कोई मायने नहीं रखते, जो बिल्कुल बेकार के बेतुकी चीजें हैं, उस पर पेशेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है और वो छोटी सी चीज का निर्णय लेने के लिए भी वो इतना टाइम ले रहा है। अब थोड़ा सा इस पर अगर हम रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि ये हो क्या रहा है, मतलब छोटी सी चीज को पेशेंट ने इंपॉर्टेंस दे दिया। पेशेंट को ये सोचना पड़ेगा, पेशेंट को अपने से सवाल करना पड़ेगा उसी टाइम, उसी दौरान जब वो उसमें अटका है, कि क्या ये चीज इतनी अटेंशन डिजर्व करती है, क्या इस चीज पर इतना ज्यादा ध्यान देना, इतना सोच विचार करना क्या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या इससे मुझे कुछ हासिल हो रहा है, कुछ मिल रहा है, क्या ये चीज मेरे काम आएगी, अगर इसका सॉल्यूशन या आंसर मुझे मिल भी गया, जिस भी डाउट से मैं उलझा हुआ हूं, तो क्या मुझे कुछ अचीव हो जाएगा, क्या मेरी लाइफ में उससे कुछ फर्क आ जाएगा, क्या मैं ग्रो करूंगा, क्या मेरे अंदर बहुत ज्यादा संतुष्टि आ जाएगी, क्या मेरे लाइफ के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। जब पेशेंट इस तरह के बहुत क्लियर सवाल खुद से पूछेगा तो उसके अंदर एक अवेयरनेस आएगी कि मैं इतनी छोटी सी चीज को इतना बड़ा बनाए बैठा हूं। पेशेंट को जो सिम्टम जैसा है उसको वैसा ही दर्जा देना है। सिम्टम्स इतना ज्यादा अटेंशन डिजर्व नहीं करते, सिम्टम्स अटेंशन डिमांड करते हैं पर डिजर्व नहीं करते वो उतना अटेंशन। तो ये डिमांड और डिजर्व के बीच फर्क को समझना है। अगर पेशेंट अटक गया है तो मतलब उसका सिम्टम, उसका ऑब्सेशन अटेंशन, एफर्ट, एनर्जी, टाइम डिमांड कर रहा है। आपको देखना है कि क्या ये इतना डिजर्व करता है अटेंशन, क्या मुझे इतना एफर्ट लेना चाहिए, क्या मुझे इतना टाइम इसमें खर्च करना चाहिए, क्या मेरे पास इतना टाइम है मैं इसमें खर्च करूं टाइम, क्या मेरे पास और काम नहीं है, क्या मुझे कुछ और नहीं कर लेना चाहिए इस सिम्टम में इतना टाइम देने की बजाय। इस तरह के सवाल पेशेंट की हायर थिंकिंग स्किल्स को एक्टिवेट करेंगे। हायर थिंकिंग स्किल्स का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें मैं ऑब्सेशन में अटका हूं, मुझे इसको सॉल्व करना है और मुझे इसके लिए एक प्लान्ड एक्शन लेना है और मुझे जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेकर इससे बाहर आना है। यही होता है हमारी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में। पर ओसीडी को भी एक प्रॉब्लम की तरह देखें, उसके सिम्टम्स को भी अगर एक समस्या के तौर पर देखें, तो हमें अपनी हायर थिंकिंग स्किल्स एक्टिवेट करनी होंगी और इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसके फायदे नुकसान क्या है और मुझे कितना टाइम इसमें देना चाहिए। इस तरह से आप ट्रिगर करते हो सही सवाल खड़े करके। फिर आपके लिए जरूरी होगा ओसीडी के सिम्टम की इंपॉर्टेंस को घटाना, मिनिमाइज करना उसकी इंपॉर्टेंस को। आपको एक ब्रॉडर आउटलुक रखना होगा। आपको एक बर्ड्स आई व्यू, मतलब जैसे एक पक्षी होता है आसमान में, वो बहुत बड़े एरिया को, मतलब मान लीजिए 10 किलोमीटर के एरिया को बहुत छोटा सा देखेगा, पर हम जहां जमीन पर होते हैं हमारे लिए 10 किलोमीटर तो बहुत लंबा एरिया हो सकता है। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब यह है कि जब हम ऊपर से किसी चीज को देखते हैं तो वो छोटी दिखाई देती है। ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम को लेकर भी एक बर्ड्स आई व्यू रखना है, या जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं ड्रोन व्यू रखना है। जैसे एक ड्रोन होता है जो बहुत बड़े एरिया का तस्वीर लेता है, वीडियो लेता है, कुछ इसी तरह का व्यू रखना है। जब हम प्रॉब्लम को और जब हम ओसीडी सिम्टम को ऐसे ब्रॉडर व्यू लेकर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, अच्छा ये तो छोटी सी चीज है जिसमें मैं उलझ रहा हूं या उलझ रही हूं, क्या फालतू की चीज है। अचानक से पेशेंट को रियलाइज होता है कि मैं कितनी एब्सर्ड चीज में समय बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर सिम्टम्स के बहकावे में आकर, सिम्टम्स के ट्रैप में फंसकर पेशेंट ये रियलाइज नहीं करता कि वो कितनी बेतुकी चीज पर रिपीटेटिव एक्शंस शो कर रहा है। इसीलिए जरूरी होगा वहां से अपने को बाहर निकालने के लिए कि पेशेंट अपने सिम्टम्स के छोटेपन को देखे। छोटी छोटी चीजें हैं, मीडियोकर है, बेकार हैं, नालायक चीजें हैं जिन पर आप ध्यान दे रहे हो, इसकी रियलाइजेशन चाहिए। इसके लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि हम ये सोचें कि अच्छा, जिस ऑब्सेशन में मैं अटक रहा हूं या अटक रही हूं, 24 घंटे बाद ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, 24 घंटे पुराना ऑब्सेशन मेरे लिए अभी कितना इंपॉर्टेंट है। सोच के देखें, रियलाइजेशन लाएं इस चीज की। थोड़ा ऐसा इंसाइटफुल वर्क करना हर पेशेंट के लिए जरूरी होता है, नहीं तो आप हमेशा इस इररेशनल, इमोशनल से ट्रैप में फंसे रह जाओगे। अपने को रैशनल बनाना है और हायर कॉग्निटिव स्किल्स एक्टिवेट करनी है। इसी चीज के ऊपर मेरा ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप
एक नए एटीट्यूड के साथ अपने उन सिम्टम से डील करें। हमेशा वो ईआरपी के चक्कर में ना फंसे रहें। ईआरपी तो वो स्ट्रेटेजी है। ईआरपी का मतलब है कि आपको बस वहां से हट जाना है, कंपल्जन को परफॉर्म नहीं करना, दैट्स इट, हो गया। पर उसके लिए एटीट्यूड क्या हो, रवैया क्या हो, स्टाइल क्या हो, वो माइंडसेट, वो थिंकिंग स्टाइल क्या बने, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको देखना है कि 24 घंटे बाद, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर एक और तरीका इसका होता है इसकी बेतुकेपन को देखने का कि अच्छा, अगर मेरे फ्रेंड को अगर ये सिम्टम होता और वो एज इट इज यही चीज मुझे बता रहा होता जो मेरे मन में चल रही है, तो मैं उसे कैसे देखता और मैं उसको क्या सजेस्ट करता। आपका दिमाग सडनली खुलेगा, आपको लगेगा अच्छा ये इतनी बेकार सी चीज है जिस पर मैं विचार करता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने सिम्टम को ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं, जैसे कि वो किसी दूसरे में हो रहा है, तो वो कैसा लगेगा, दूसरे का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में हमारे लिए बड़ा आसान होता है देखना कि अच्छा दूसरे की प्रॉब्लम इतनी बड़ी उसको लग रही है पर हमारे को इतनी बड़ी लगती नहीं। और आमतौर पर भी यही होता है, एक का डिप्रेशन दूसरे को बड़ा छोटा लगता है, एक की समस्या दूसरे को बड़ी छोटी लगती है, क्योंकि वो उसकी अपनी समस्या नहीं है, क्योंकि वो उसे एक ऑब्जेक्टिव मैनर में देख रहा है, वो एक डिस्टेंस से देख रहा है, वो उसका खुद का अनुभव नहीं है। इसी तरह अगर आप ओसीडी के सिम्टम पर भी इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे कि अच्छा अगर मेरे फ्रेंड को ये होता या मेरे किसी फैमिली मेंबर को होता तो मैं उन्हें क्या सजेस्ट करता, और इस तरह की थोड़ी एक मेंटल एक्सरसाइज करो जैसे कि कोई दूसरा आपको लिटरली ऐसा बता रहा है, तब आप सही तरह से एक डिसीजन ले पाओगे, एक माइंडसेट बना पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक और तरीका होता है कि मान लीजिए आप अपने ऑब्सेशन और कंपल्जन के बारे में एक बहुत बड़ी पब्लिक को बता रहे हो, एक पब्लिक स्पीकिंग का आपको एक मौका मिला है और आपको कहा स्टेज पर खड़े होकर अपने बारे में बताओ, आप पूरी दुनिया को अपने सिम्टम्स के बारे में बता रहे हो। जब आप ऐसा सोचोगे, जब आप ऐसा विजुलाइज करोगे, तो आपको लगेगा अरे ये इतनी छोटी सी चीज मैंने इतने लोगों को बताई। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जजमेंट लेंगे, कैसे मेरे पर रिएक्ट करेंगे, नहीं, आपको ये सब नहीं सोचना। बस आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप पूरी दुनिया को बता रहे हो, एक बड़ी सी पब्लिक को आप एड्रेस कर रहे हो और उनको अपने सिम्टम्स की पूरी कहानी बता रहे हो कि मैं क्या क्या एक्सपीरियंस करता हूं या करती हूं और किस तरह से मेरे को ओसीडी अफेक्ट करता है। तब आप देखोगे आपको सडनली अवेयरनेस आएगी कि जब मैं किसी दूसरे को बताने जाता हूं तो बड़ा ऑड लगता है, बड़ा अनयूजुअल, बड़ा बेतुका लगता है, शर्म सी महसूस होगी, एम्बैरेसमेंट सी महसूस होगी और लगेगा अरे ये चीजें तो बताने जैसी भी नहीं है। जो चीज मैं दूसरे को बता भी नहीं सकता, जो मैं दूसरे के सामने कर भी नहीं सकता, फिर भी मैं उसको किए जा रहा हूं, फिर भी मैं उसमें इतना टाइम दे रहा हूं। मतलब अगर हमें सडनली एक पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाए अपने सिम्टम्स की, पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जब बड़े सारे लोग कॉन्शियस हो रहे हैं हमारे बारे में, चाहे हमारी शक्ल सूरत को लेकर या चाहे हमारी किसी भी एबिलिटी या स्किल को लेकर, जब लोग कॉन्शियस हो जाते हैं उसे कहा जाता है पब्लिक सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब हम इस चीज के लिए कॉन्शियस हैं कि दुनिया हमें देख रही है या दुनिया हम पर नजर टिकाए हुई है। तो अगर आपको एक बार इस तरह की सेल्फ कॉन्शियसनेस आएगी कि दुनिया मेरे को कैसे देख रही होगी अगर मैं इस सिम्टम को दूसरों के सामने परफॉर्म करने लगूं, तो आपको बड़ा ऑड लगेगा, आपको बड़ा अजीब लगेगा। इमीडिएटली आपको अवेयरनेस आएगी, अरे ये मैं क्या करता हूं, फालतू चीजें छोड़ दो, इसको दूसरों के सामने तो बड़ा अजीब लगूंगा। हालांकि ज्यादातर ओसीडी पेशेंट दूसरों के सामने अपना सिम्टम हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, कभी किसी को जाहिर नहीं होने देते वो क्या फील करते हैं या क्या बिहेवियर करते हैं। पर फिर भी मान लीजिए ये मेंटल एक्सरसाइज आप करते हैं जिसमें आप एक्चुअल में दूसरों को रिवील कर रहे हैं, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा और आपको एक डिफरेंट आउटलुक, डिफरेंट व्यू मिलेगा अपनी उस प्रॉब्लम का, जब आप दूसरों की नजर से देखोगे कि आप कैसे लगते हो इस तरह का ओसीडी करते हुए। क्योंकि असल में तो छुपा रहे हो, पर मान के चलो आप रिवील हो गए सबके सामने, तो तब आपके अंदर वो अवेयरनेस आएगी, रियलाइजेशन आएगी और आप अपने सिम्टम को कम करने की तरफ आगे बढ़ोगे। आपको खुद महसूस होगा कि नहीं मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे इसको नहीं करना चाहिए, अरे ये तो बड़ा अजीब सा कंपल्जन है। आपको अजीब लगेंगे अपने सिम्टम्स, क्योंकि जब आप करते हो आप सीक्रेटली करते हो, हिडन मैनर में करते हो, किसी को नहीं पता। सालों सालों तक कई बार ओसीडी पेशेंट्स के सिम्टम्स लोगों को पता ही नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि वो हाइड करने में बड़े होशियार होते हैं। वो घर के किसी एक कोने में किसी एक टाइम पर अपना ओसीडी परफॉर्म करेंगे और दुनिया में बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे। पर इसका उल्टा हो जाए तो क्या? इस तरह से आपको अवेयरनेस मिलेगी। अब इसके बाद एक और जरूरी एटीट्यूड होगा, इनफैक्ट आप ये थोड़ा एक्ट भी कर सकते हो। आप गुस्से में अपने साथ बात करो, क्या कर रहा हूं मैं अपने साथ, क्या बेकार का सिम्टम है जिसमें मैं अटका हुआ हूं। कुछ इस तरह का सडन एग्रेशन अपने अंदर लाओ। हालांकि आपको चीखना चिल्लाना नहीं है, कभी कभी कर सकते हो पर ऐसा नहीं करना। बट जब आप अपने को उसमें अटकाव महसूस करते हो तो अपने अंदर वो तेजी, वो फायर लेकर आओ, वो आग लाओ। आप क्या हो, बड़े ठंडे पड़ गए हो, ठंडे पड़ गए हो, एक ही जगह अटके रह गए हो, स्लो से हो गए हो, एकदम शिथिल से पड़ गए हो, इसलिए आपका सिम्टम बाहर नहीं जा रहा। तो अब आपको तेजी लाने के लिए क्या चाहिए? एक एग्रेशन, एक फायर, आग लाओ अपने अंदर। अपने से ऐसे बात करो, अपने को गुस्से से बोलो। सडनली आप शेक करोगे, सडनली आप खुद को रियलाइज कराओगे, अरे इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिम्टम में टाइम नहीं खराब करना, बेकार है, हटाओ इसको।
और इसी तरह की आपको सेल्फ टॉक भी करनी है। अरे बेकार है, मुझे जल्दी डिसीजन लेना है, मुझे नहीं इसमें टाइम खराब करना। हाँ ठीक है, मुझे डाउट हो रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी होए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा ऐसा एक ह्यूमरस और थोड़ा ऐसा लाइट हार्टेड एटीट्यूड लाओ, जैसे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। और आपको ये सब बोलना पड़ेगा खुद को, आप बोलते नहीं हो इस तरह से खुद को। मन में होगा सब चीजें बेकार हैं, फालतू हैं, हाँ मुझे पता है ओसीडी सिम्टम तो कोई फालतू के होते हैं, मायने नहीं रखते, पता सब है आपको, पर वो आपके एटीट्यूड में नहीं आता, आपके रवैये में नहीं झलकता। आपको दुनिया के सामने नहीं दिखाना, पर अपने लिए ये एटीट्यूड अपनाना है जहां पर आप अपने को एक धक्का दे सको, एक पुश दे सको, एक करेज ला सको, एक जोश ला सको, ताकि आप सिम्टम से बाहर निकलने के लिए अपनी मदद कर सको, अपने को सहारा दे सको। और इसके लिए आपको कुछ इस तरह का डिफरेंट सा एटीट्यूड चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि आपको जल्दी डिसीजन लेना होगा अपने डाउट के ऊपर। ये ईआरपी का ही एक तरीका है, क्योंकि ईआरपी में भी यही कहा जा रहा है कि कंपल्जन मत करो, जल्दी से वहां से निकल लो। एंजाइटी होगी टॉलरेट कर लेना, यहां पर भी आपको एंजाइटी टॉलरेट करनी होगी, पर यहां आप एक नए नजर से देख रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग वाले एटीट्यूड से देख रहे हो कि मुझे डिसीजन बनाना है, मेरे को ये करना है या ये नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जल्दी डिसाइड करो। अपने को आप इस तरह से बोल रहे हो। अच्छा मुझे हाथ धोना है, कितना धोना है, कितनी बार, 5 बार, क्या जरूरत है, एक बार धो के निपटा देता हूं, खत्म करो। इस तरह का एटीट्यूड आपको अपने साथ अपनाना होगा। जैसे कि आप चिढ़ रहे हो खुद से, इरिटेट हो गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए, अरे यार 2 बार करके निपटाना, 2 बार में भी तो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, 3 बार करूं, 5 बार करूं, हाथ तो उतने ही धुलने हैं, हाथ तो उतने ही साफ होंगे, चल निकल जल्दी साफ कर इसको। ऐसा एटीट्यूड रखो। जैसे मान लो आपका दोस्त कर रहा है, दोस्त को कहोगे अरे क्यों अटका हुआ इस सिम्टम में, चल निकल जल्दी कर। जैसा हम किसी दूसरे को बोल सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को बड़ा इनफॉर्मल और बड़े इरिटेट होकर बोल सकते हैं, वैसा खुद से बोलो। डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, जल्दी दिमाग रियलाइज करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अटकना है, रुकना है, उसकी बजाय बेहतर होगा कि फास्ट एक्शन लेकर निकलने वहां से। ये आपके अंदर एक शिफ्ट लाता है, ये आपका अटेंशन वहां से हटाने में मदद करता है और आपकी एग्जीक्यूशन को इंप्रूव करता है। ध्यान रखें, ओसीडी के अंदर लोगों को एग्जीक्यूटिव डेफिसिट होते हैं, जो जानते हैं, समझते हैं, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, अटक गए, इररेशनल बिहेवियर है, इमोशंस के इंपैक्ट में वहां से हट नहीं पा रहे, ट्रैप में फंस गए हैं। निकालने के लिए वहां से क्या चाहिए? एग्जीक्यूटिव स्किल्स चाहिए, एक एग्जीक्यूशन का सही स्टाइल चाहिए। इस वीडियो में उसी पर बात कर रहा हूं। तो इस तरह से कुछ ये स्ट्रेटेजीज लगाकर, जो कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजीज हैं, आप अपने ओसीडी सिम्टम्स को कम कर सकते हो। ध्यान रखें, सिम्टम्स को कम करने के कई तरीके होते हैं, सिम्टम्स को भगाने के कई अलग एटीट्यूड होते हैं। सुस्ती से मेंटल डिसऑर्डर से डील नहीं किया जा सकता। मेंटल डिसऑर्डर्स को भगाने के लिए आपको थोड़ी सख्ती भी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक कोच है जो कि स्पोर्ट्स में कुछ अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है, या जैसे डिफेंस फोर्सेस में होता है, एक आर्मी का बड़ा एक सीनियर आदमी है जो कि नए जो कैंडिडेट्स आए हैं उनको ट्रेन कर रहा है, वो सख्ती रखता है, क्योंकि उसके जो कैंडिडेट्स होंगे, वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो ढीले पड़ जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे, कंफर्ट जोन ढूंढेंगे। आप भी अपने सिम्टम्स में कंफर्ट जोन ढूंढते हो, तो आपको वो बोलने वाला कौन होगा? घर वाले होंगे तो आप इरिटेट होगे, गुस्सा करोगे, कोई दूसरा इंसान अवेलेबल है नहीं। थेरेपिस्ट हो तो अच्छा, पर अक्सर थेरेपिस्ट इस एटीट्यूड को अपनाते नहीं, तो कौन होगा वो तीसरा इंसान? आप खुद। खुद को बोलो, खुद के ट्रेनर बन जाओ, खुद के साथ वो शक्ति लाओ। आपके अंदर का एक नर्म हिस्सा है जो ढील ले रहा है, सुस्ती कर रहा है, कंफर्ट जोन बनाकर रखा है, सिम्टम चल रहा है तो चले जा रहा है, दिमाग में 10 तरह के एक्सक्यूज दे रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, नई नई टेक्निक सीख रहे हो। तो खुद के साथ सख्ती कब बरतोगे? कैसे खुद को झकझोरोगे कि क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ? ये कैसे रियलाइज करोगे? कराना तो पड़ेगा, कौन कराएगा? आप खुद कराओगे। इन विचारों के, इन ऑब्सेशंस के, कंपल्जन्स को ना करने से क्या आप कुछ लूज करोगे? आपको लगेगा हाँ मेरे को एंजाइटी होती है, कुछ हो जाएगा, पर क्या एक्चुअल में आपकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ रहा है? कई सारे कंपल्जन्स आपने शायद नहीं भी परफॉर्म किए होंगे। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कई बार आप ऑब्सेशंस को भूल जाते होगे, कई बार कई कंपल्जन्स कर ही नहीं पाते होगे, कई बार आपको टाइम ही नहीं मिल पाया, एंजाइटी रह गई, परेशानी रह गई, पर उनको ना करने से क्या कुछ नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वहीं के वहीं हो। हाँ, थोड़ा बहुत ओसीडी कभी बढ़ा कभी कम हुआ, वो सब अलग कहानी होती है, पर इन ऑब्सेशंस को जो आप अटेंशन दे रहे हो, जो वो डिजर्व नहीं करते पर वो डिमांड जरूर करते हैं, उस अटेंशन को देना बंद करना जरूरी है। वो आपकी लाइफ को बेहतर नहीं बना रहा, ये ध्यान जो आप दे रहे हो, उससे आपकी लाइफ की वैल्यू इंप्रूव नहीं हो रही, वो लाइफ को कुछ ग्रो कराने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। आपको ये खुद को बोलना होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोसा जा रहा है, आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, नहीं। यहां पर ये सारी जो टॉक है ये आपको खुद से करनी है, इसी को सेल्फ टॉक कहते हैं। ओसीडी की थॉट्स को कूड़ा करकट के तौर पर देखो, जंक थॉट्स हैं ये,
फालतू का कूड़ा करकट है जो दिमाग में जमा हो जाता है, उस कूड़े को निकालना है। जैसे घर के किसी कोने में कूड़ादान होता है, उसी तरह से दिमाग का एक कोना है जहां कूड़े वाली थॉट्स हैं, बस उसको वही दर्जा देना है। इतनी जो इंपॉर्टेंस उन थॉट्स को मिल रही है, इस माइंडसेट से बाहर आना है। तो ईआरपी और ईआरपी के लिए इस तरह के कुछ एटीट्यूड्स आपको मदद देंगे। इस तरह की कुछ और वीडियोस में कुछ और जानकारी आगे डिस्कस करूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।